हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल द स्पेशल फील्ड में। साथियों, आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे भारतीय ब्रेल का विकास। इसके बारे में हम जानेंगे। इसके पहले भी आपको एक वीडियो दिया गया है जिसमें लुईस ब्रेल जी के जीवन परिचय के बारे में आपको संपूर्ण व्याख्यान के साथ में अध्ययन कराया गया है। तो आप लोग वो वीडियो वॉच कर सकते हैं, उससे काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोग जान सकते हैं। लुई ब्रेल जी के जीवन में किस प्रकार से घटनाएं घटी उसका अध्ययन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग 6 बिंदुओं पर आधारित ब्रेल लिपि का विकास कैसे हुआ इसको भी आप जान सकते हैं। कैसे लुई ब्रेल जी ने 6 बिंदुओं पर आधारित करके ब्रेल लिपि का विकास किया। 63 प्रतिरूपों का उन्होंने जो 7 लाइन कॉन्ट्रैक्शन ब्रेल दिया है उसके बारे में आप जानेंगे। साथ ही साथ उनके जीवन के और भी अनकही बातों को आप लोग वहाँ से अध्ययन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग भारतीय ब्रेल का विकास कैसे हुआ इसके बारे में जानेंगे। इसके पहले लुईस ब्रेल जी के बारे में अगर आपको जानकारी करना है तो आप लोग पिछला वीडियो अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे देश में ब्रेल लिपि का जो प्रयोग था वो सन 1887 से ही प्रारंभ हो गया था, जब दृष्टिबाधितों के लिए अमृतसर में देश का पहला विद्यालय स्थापित किया गया था। ये पहला विद्यालय कब स्थापित किया गया था? 1784 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये विद्यालय ईसाई धर्म को जानने वाले उनके द्वारा स्थापित किया गया और उन्हीं के द्वारा ये संचालित भी किया गया था। यूरोप से भारत में ब्रेल ईसाई के द्वारा ही लाया गया था। जो हमारे ईसाई स्वावलंबी या धर्मावलंबी थे उन्होंने ही इस ब्रेल लिपि को भारत में लेकर के आए और यहाँ के भी जो दृष्टिबाधित व्यक्ति थे या बालक थे उनको भी पढ़ने लिखने में प्रेरित किया। आगे बात करें तो बाद में भी दृष्टिबाधितों के लिए अन्य विद्यालय भी खुलते गए। इसके साथ साथ ब्रेल का प्रयोग उत्तरोत्तर में भी बढ़ता गया, यानी कि उत्तरोत्तर भारत में या कि उत्तर भारत में भी जो ब्रेल की पद्धति थी उसको प्रसारित किया जाने लगा और वहाँ पे भी जितने भी व्यक्ति या बालक थे जो कि दृष्टिहीन थे उनको भी ब्रेल लिपि में वहाँ पे पढ़ाया जाने लगा। किंतु ब्रेल से संबंधित हमारे देश में एक नवीन समस्या ये उत्पन्न हुई कि यह समस्या किसी और कारण से नहीं बल्कि भारत में अनेक भाषाओं के कारण हुई। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भारत में एक ऐसा देश है जहाँ पर लगभग सभी भाषा को बोलने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। ये अनेकता में एकता का प्रतीक है भारत। तो यहाँ पर काफ़ी धर्म के लोग और काफ़ी बोली और यहाँ पर कई भाषाओं को बोला जाने वाला ये देश है। तो यहाँ पर अगर आप ब्रेल लिपि का प्रयोग कर रहे हैं तो कई भाषाओं को लेकर के यहाँ पर आप ब्रेल का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से ये जान लीजिए कि ब्रेल तो लिखा जाने लगा, लेकिन उसको समझना और जानना अगर हर भाषा में किया जा रहा है तभी वो संभव हो पाता है। लेकिन अगर कोई हिंदी जान रहा है और हिंदी में वो समझा रहा है तो अगर कोई सामने वाला जो है वो उस भाषा को नहीं जान रहा है, हिंदी को नहीं समझ पा रहा है, तो उसके लिए मुश्किल होगा कि ब्रेल लिपि क्या है और इसको कैसे पढ़ा जा सकता है। तो ऐसी समस्या आ सकती है, क्योंकि वास्तव में उस समय कोई ऐसे सर्वमान्य सिद्धांत के अभाव में भारतीय भाषाओं के लिए उपयुक्त ब्रेल का विकास नहीं हो पाया था। आजकल क्या है कि अगर आप कोई भाषा नहीं समझ पा रहे हैं तो आपके पास फ़ोन होता है, उस फ़ोन में उस भाषा को डालिए और उसको कन्वर्ट टू हिंदी या ट्रांसलेट टू हिंदी कर लीजिए तो हिंदी में हो जाता है। तो ऐसे पहले पद्धतियाँ नहीं थी, इतनी मतलब विकासशीलता नहीं थी कि आप उस चीज़ को समझ पाते। तो ऐसे ही ब्रेल को समझना उस समय थोड़ा सा कठिन भी था। परिणाम स्वरूप एक विद्यालय में पढ़ने वाले जो भी दृष्टिबाधित छात्र थे वे एक दूसरे विद्यालय में प्रयोग की जाने वाली ब्रेल को नहीं पढ़ पाते थे। इस प्रकार यह समस्या निरंतर जटिल होती गई, जिससे जो भी दृष्टिबाधित व्यक्ति या बालक थे उनके शिक्षण प्रशिक्षण में जुड़े लोग सभी वहाँ पे प्रभावित हुए बिना नहीं रहे।
क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग थे वो जो दृष्टिहीन थे या कह लीजिए कि वो देख नहीं पाते थे, उनको जब ब्रेल सिखाया जाने लगा तो जब उनकी भाषा में नहीं सिखाया गया तो फिर वो सीखने में अक्षम रहे, यानी कि उसको सीखने में वो सफल नहीं हो पाए। वहाँ पर जो भी शिक्षक थे या फिर कह लीजिए जो प्रशिक्षण दे रहे होते थे या जो प्रशिक्षण प्राप्तकर्ता थे, वो सब वहाँ पर प्रभावित हुए। किसी को भी अच्छे से ब्रेल समझ में नहीं आ रहा था। उस समय अपनी अपनी सुविधाओं के अनुसार ही विद्यालय संचालक या शिक्षक अपनी भाषा विशेष के लिए ब्रेल निर्मित कर लेते थे। मतलब जैसे कि आपको ब्रेल आ रहा है, अगर आप 2 भाषाओं को जान रहे हैं तो आप एक भाषा में आप बता ही रहे हैं, लेकिन आप दूसरी भाषा में भी उस चीज़ को बता सकते हैं। अगर ये क्वालिटी आपके अंदर है तभी आप जो भी दृष्टिहीन बालक होंगे या व्यक्ति होंगे उसको आप उस चीज़ को समझा सकते हैं। प्रायः लुई ब्रेल के मूल ब्रेल के क्रम में ये चीज़ें आधारित थी, जो उन्होंने 63 प्रतिरूपों पर आधारित करके जो उन्होंने ब्रेल लिपि का निर्माण किया था, इसी पर आधारित करके वो ब्रेल लिपि का विकास किया जा रहा था। इसके विपरीत कुछ लोगों ने मूल ब्रेल को छोड़ते हुए अपनी भाषा विशेष के लिए ध्वन्यात्मक सिद्धांत पर ब्रेल की रचना की थी, और इसी प्रकार भारत सरकार द्वारा प्रकाशित विवरण में ऐसी 10 ब्रेल का उल्लेख किया गया जो उस समय प्रयोग में लाई जानी थी। यानी कि ब्रेल को कैसे दृष्टिहीनों को समझाया जाए, कैसे उनको बताया जाए कि ब्रेल क्या है, उसी से संबंधित उनको प्रशिक्षण दिया जाए। इसके लिए क्या होता था कि जो भी वहाँ के लोग होते थे, चाहे वो शिक्षक होते थे या प्रशिक्षक होते थे, वे कुछ उसे अपनी भाषा में कन्वर्ट करते थे और कुछ लोग उसकी रिकॉर्डिंग करते थे। जैसे कि अभी आप लोगों को ये जो वीडियो मिल रहा है ये एक रिकॉर्डिंग के तौर पर मिल रहा है। इस तौर पे उसको ध्वन्यात्मक रूप दे करके बच्चों को समझाने का प्रयास करते थे। अब ये जो 10 ब्रेल का उल्लेख किया गया है, इसको जानते हैं क्या है ये। पहला है एस क्विथ द्वारा विकसित तमिल ब्रेल। तमिल में ब्रेल को कन्वर्ट किया गया, जिसको किसने किया? क्विथ ने किया। फिर उसके बाद उर्दू और हिंदी हेतु सेरिफ ब्रेल, फिर नीलकंठ राय की इंडियन ब्रेल, पादरी नोलस तथा गार्थवेट की ओरिएंटल ब्रेल। अगला है चटर्जी कोड, और नेक्स्ट है मैसूर तथा कन्नड़ लिपि। फिर अगला है शाह ब्रेल। फिर है श्री PM आडवाणी द्वारा निर्मित सिंधी ब्रेल। ये आप देख सकते हैं कई भाषाओं में आपके ब्रेल को कन्वर्ट किया गया है, जो सभी लोगों ने कन्वर्ट कर करके दृष्टिहीनों के लिए, या कह लीजिए कि जो बच्चे देख नहीं पाते थे, देखने में समस्या थी उनको, या थोड़ा बहुत भी उन्हें केवल प्रॉब्लम होता था, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया था कि इन ब्रेल को वो अपनी भाषा में कन्वर्ट करके तब पढ़ाना या प्रशिक्षण देना शुरू किए थे। अगला है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार समिति द्वारा निर्मित यूनिफॉर्म इंडियन ब्रेल, और नेक्स्ट है कर्नल सर क्यूथा मैकेंजी की अध्यक्षता में एक अनौपचारिक समिति द्वारा निर्मित स्टैंडर्ड इंडियन ब्रेल। तो ये 10 जो ब्रेल को अलग अलग उसमें निर्मित किया गया था, जिसके द्वारा सभी दृष्टिहीनों को शिक्षा या प्रशिक्षण दिया जा रहा था। तो ये 10 तरीके से आप लोगों को यहाँ पर बताया गया है। उस समय प्रचलित ब्रेल लिपियाँ उपरोक्त वर्णित 2 सिद्धांतों के आधार पर तीसरे सिद्धांतों पर भी आधारित थी। केवल 2 पर ही नहीं थी, ये 3 पर भी थी, जिसके अनुसार किसी भाषा की वर्णमाला के लिए मिलती जुलती ध्वनियों के लिए संबंधित चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार जितने भी तत्कालीन ब्रेल लिपियाँ थी उनके 3 सिद्धांत दिए गए थे। वे 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं? नंबर 1 है परंपरागत ब्रेल सिद्धांत। परंपरागत ब्रेल सिद्धांत क्या है, इसके बारे में जानते हैं। परंपरागत ब्रेल सिद्धांत है कि इस सिद्धांत के अनुसार भाषा विशेष की वर्णमाला के लिए उन ब्रेल चिन्हों को अपनाया जाता है जो ब्रेल में मूल रूप से उस भाषा की आवश्यकता के अनुसार ध्वनि रखते हैं, अर्थात जिन चिन्हों से
जिस ध्वनि की अभिव्यक्ति होती है उसे भाषा के वर्णों के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से भाषा के वर्णों के क्रम और उसके उच्चारण में कठिनाई नहीं होती है। मतलब जो भी आप भाषा बोल रहे होते हैं वहाँ पर जो भी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उन चिन्हों को कैसे वहाँ पर ब्रेल के माध्यम से उसको वहाँ पे सूचित किया जाए, इस चीज़ों को परंपरागत ब्रेल के अंतर्गत रखा गया है। इससे प्रमुख लाभ उन सभी लोगों के लिए यह था कि अंग्रेजी भाषा के साथ साथ भारत के क्षेत्रीय भाषा को भी पढ़ने लिखने में उनको सुविधा होती थी। आगे है हमारा दूसरा समवर्ती अनुक्रम ब्रेल सिद्धांत। पहला था हमारा परंपरागत, दूसरा है हमारा समवर्ती अनुक्रम ब्रेल सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है कि जो तत्कालीन ब्रेल निर्माताएं होती हैं या निर्माताओं के द्वारा अपनी जो भाषा होती है, विशेष के लिए लुई ब्रेल द्वारा जो 63 प्रतिरूपों पर आधारित ब्रेल है उनका, उसको अपनाया जाता है यहाँ पर। उसी के आधार पर यहाँ पर क्रम तैयार किया जाता है। वे लोग लुई ब्रेल के चिन्हों के क्रम को बिना तोड़े भाषा के विशेष वर्णमाला को तैयार कर लेते हैं। अर्थात लुई ब्रेल के जो भी मूल ब्रेल था उसका पहला चिन्ह भाषा के प्रथम वर्ण के लिए और दूसरा चिन्ह दूसरे वर्ण के यानी कि दूसरे वर्ण के लिए उसको प्रयोग किया जाता है। तो उनके क्रम को ही यहाँ पर फॉलो किया जाता है जो उन्होंने 7 लाइन कॉन्ट्रैक्शन ब्रेल दिया है उसी के साथ। उदाहरण के लिए जैसे बताएं कि बिंदु संख्या 1 हिंदी वर्णमाला के अक्षर आ के लिए और 1 और 2 हिंदी वर्णमाला के अक्षर बड़ा आ के लिए, ऐसे वहाँ पर बताया जाता है कि जैसे अभी आप ब्रेल पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि कुछ आपको अक्षर ऐसे मिलेंगे जो आपके इंग्लिश में भी मिलेंगे वही सेम और हिंदी में भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपके जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उस चिन्हों में भी मिलेंगे। तो इसी से रिलेटेड करके तब हम उसको याद कर लेते हैं। वही चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं कि समवर्ती अनुक्रम, यानी कि आप जैसे मान लीजिए कि अगर ए लिख रहे हैं ए, तो इसका भी जो डॉट होता है वो 1 होता है और छोटा आ लिख रहे हैं तो इसका भी जो डॉट होता है वो 1 होता है। तो इसी प्रकार से हम जब याद करते हैं तो इंग्लिश के अगर 26 लेटर हम याद कर ले रहे हैं तो हिंदी में भी हमें बहुत सारे ऐसे वर्णमाला के अक्षर होंगे जो हमें याद हो जाएंगे। थोड़ा सा उसमें टेक्निक लगाना रहेगा कि हाँ इसका इंग्लिश में क्या होगा डॉट और इसका हिंदी में डॉट क्या होगा, बस इतना सा ही हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की वहाँ पे बात होती है बस। तीसरा है हमारा कि सहसंबंधित ब्रेल का विकास। तीसरा ये हमारा सिद्धांत है सहसंबंधित ब्रेल का विकास। इस सिद्धांत में यह है कि ऐसे चिन्ह जो आपस में आकृति की दृष्टि से या तो विपरीत होते हैं या फिर उनमें काफ़ी समानता होती है। इस सिद्धांत के अंतर्गत ब्रेल निर्माताओं में उपरोक्त दोनों सिद्धांतों से भिन्न प्रक्रिया अपनाई गई है। जैसे कि उन्होंने भाषा विशेष के उन वर्णों के लिए जिनका उच्चारण स्थान एक सा होता है ऐसे ब्रेल चिन्हों का प्रयोग किया है जो या तो एक दूसरे से आकृति की दृष्टि से विपरीत थे या फिर उनकी आकृति में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता था। उदाहरण के लिए जैसे टा ठा ता था तथा पा फा ऐसे अक्षर हैं जिनका क्रमशः अपना निश्चित उच्चारण स्थान है। इसके लिए उस समय यदि टा के लिए बिंदु संख्या 2 3 4 5 6 प्रयोग किया गया तो ठा के लिए बिंदु संख्या 1 2 3 4 5 6 का प्रयोग किया गया था। इसी प्रकार से ता के लिए बिंदु संख्या 2 3 4 5 प्रयोग किया गया तो उसके अगले अक्षर यानी कि था के लिए बिंदु संख्या जो था वो 1 2 5 6 का प्रयोग किया गया था। तो ऐसे सिद्धांत में क्या था कि जो चीज़ें यहाँ पर आपको डॉट संख्या बताई गई हैं, जैसे आपको टा का बताया गया, ठा का बताया गया, ता का बताया गया, था का बताया गया, तो इसमें क्या था हूबहू विपरीत था। मतलब जो चीज़ें आप टा में पढ़ेंगे टा का वो आप ठा का नहीं पढ़ सकते हैं, उससे बिल्कुल उल्टा रहेगा। यानी कि अगर वहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे विपरीत आपको देखने को मिलेगा क्योंकि जो आपको वहाँ पे कोड मिलेगा ठा का उसके बिल्कुल विपरीत आपको ठा का मिलेगा क्योंकि एक जैसा सेम नहीं होगा या उससे मिलता जुलता नहीं होगा, मतलब बिल्कुल डिफरेंट ही आपको मिलेगा। उसी को क्या बोलेंगे सहसंबंधित ब्रेल का विकास। आगे हम बात करेंगे एस्क्विथ ब्रेल, सेरिफ ब्रेल
इंडियन ब्रेल तथा मैसूर ब्रेल संहिता 1890 की रचना परंपरागत ब्रेल सिद्धांत पर जो आधारित थी, जबकि तत्कालीन जो अन्य ब्रेल लिपियां अलग अलग सिद्धांतों पर आधारित होती थी। जो पादरी नोलस और गार्थवेट द्वारा प्रतिपादित ब्रेल था वो 1902 में दो पूर्वीय भाषाओं के लिए ये बनी थी। ये सहसंबंधित ब्रेल सिद्धांत पर ही आधारित थी, जिसमें आप लोग अभी पढ़े हैं कि जो भी उसमें बताया जाएगा कोड, वो कोड बिल्कुल जो दूसरा वाला कोड रहेगा उसके विपरीत रहेगा। इंडियन ब्रेल भी लगभग तभी अस्तित्व में आया जिसकी रचना डॉक्टर नीलकंठ द्वारा की गई थी। भाई छत्रपति, जो कि 1854 से 1922 के द्वारा इनके द्वारा की गई थी, जो बाद में विक्टोरिया मेमोरियल अंध विद्यालय के प्रधानाचार्य हुए थे। इस समस्या के कारण दृष्टिहीनों के शिक्षण प्रशिक्षण में निरंतर कठिनाई होती जा रही थी, क्योंकि जो सारूप्य ब्रेल के अभाव में कहीं कहीं कोई ब्रेल प्रेस ना तो खुल रही थी और ना ही ब्रेल पुस्तकें छप पा रही थी, जिसके कारण वहाँ पर जो शिक्षण प्रशिक्षण की प्रक्रिया थी वो बहुत ही दयनीय थी, अच्छे से वहाँ पर नहीं हो पा रही थी। इस समस्या के समाधान की दिशा में ऐसा नहीं था कि प्रयास नहीं किया जा रहा था। वास्तव में सारूप्य ब्रेल के लिए व्यक्तिगत स्तर पर आवाज़ उठने लगी थी। सारूप्य का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो हम अच्छे से उसको पढ़ ना सकें, वो बहुत ही जटिल प्रक्रिया हो, और ऐसी प्रक्रिया में हम ब्रेल अच्छे से वहाँ पर पढ़ नहीं पाते हैं या शिक्षण प्रशिक्षण प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं। किंतु सरकारी मंच पर सारूप ब्रेल के लिए चर्चा सन 1922 में प्रारंभ की गई, जब श्री PM आडवाणी ने केंद्रीय सलाहकार की बैठक में ये मांग उठाई कि जो सारूप ब्रेल है इसको बनाने की आवश्यकता है, और परिषद ने इस दिशा में पहल भी करने के लिए इन्होंने अनुरोध किया कि जो भी वहाँ का परिषद है वो इस पर अपना पहल करे, ताकि इसको फिर हम अच्छे से आसानी से पेश कर सकें। तत्कालीन परिषद ने इस विषय पर कोई ध्यान भी नहीं दिया उस समय, और इसके पश्चात जो सारूप ब्रेल था वो एक सम्मेलन में पुनः चर्चा का विषय बना, और जो दृष्टिबाधितों के कल्याणार्थ कार्यक्रम के लिए भी मुंबई, तत्कालीन जो अभी बम्बई के नाम से जाना जा रहा है, वहाँ पे वर्ष 1923 में आयोजित किया गया था। इस चर्चा के दौरान इस सम्मेलन में यह प्रस्तुत किया गया कि एक सारूप ब्रेल की जो रचना की जाए, और इसके लिए सर्वप्रथम तत्कालीन प्रचलित ब्रेल लिपियों का अध्ययन करके इसकी रिपोर्ट 1 महीने के बाद होने वाले जो भी प्रकार मतलब सम्मेलन हो, चाहे जिस प्रकार का सम्मेलन हो, उसमें वहाँ पे वो प्रस्तुत किया जाए। यानी कि 1 महीने में उसको तैयार कर लिया जाए, और जो भी वहाँ पर सम्मेलन हो वो चाहे जिस विषय पर हो, लेकिन ये ब्रेल की जो चीज़ें तैयार की गई हैं इसको वहाँ पर ज़रूर प्रस्तुत किया जाए। यह विषय पुनः 1936 से 38 में क्रमशः जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद की बैठक हुई उसके दौरान फिर से ये उठा, किंतु इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सका। इस विषय पर परिषद के जो भी विचारार्थ थे, यानी कि जो भी विचार करने वाले थे, वो एक बार फिर 1941 में अपनी बातों को लेकर के फिर से उभरे, जिसमें ये जो संस्तुति की गई इस विषय का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए। यानी कि जो भी उस परिषद में बताया गया था कि आप इस पर एक गजट प्रस्तुत करिए, तो वो गजट जब भी प्रस्तुत हुआ तो उस पर पुनः विचार करने के लिए 1941 में फिर से एक समिति ने आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दिया। इस प्रकार 14 सदस्यों की एक समिति इसमें गठन कर दी गई, और जिसकी बैठक जो 1941 में दिल्ली में आयोजित की गई, इस विषय पर गंभीरता से वहाँ पर विचार विमर्श शुरू हो गया, और जो भारतीय भाषाओं के लिए सारूप ब्रेल तैयार करने के लिए कुछ 6 सिद्धांत वहाँ पर दिए गए, और इस प्रकार से समिति ने यह भी वहाँ पर अपना प्रस्तुत किया कि विशेषज्ञ की एक छोटी समिति का गठन किया जाए, जो सिद्धांत वहाँ पर प्रतिपादित किए जाएं, या जो सारूप ब्रेल वहाँ पर तैयार किया गया है उसको वहाँ पर प्रस्तुत किया जाए, और उसमें क्या कठिनाई आ रही है उस सभी को वहाँ पर दूर किया जाए। आगे समिति द्वारा जो भी प्रतिपादित सिद्धांत
में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत ये भी था कि दृष्टिबाधितों को उनकी शिक्षा के लिए दृष्टिमान लोगों से पृथक नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जब भी हम दृष्टिबाधितों को शिक्षा ग्रहण करा रहे होते हैं या प्रशिक्षण दे रहे होते हैं तो उसमें हम ऐसा ना करें कि वहाँ पर केवल और केवल दृष्टिबाधितों को ही प्रशिक्षण दें, बल्कि उसके साथ जो हमारे और भी व्यक्ति या बालक होते हैं जो कि देख सकते हैं उनको भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए। जहाँ तक जो सारूप्य ब्रेल तैयार करने का संबंध है उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो भाषाओं की स्वाभाविक वर्णमाला किसी भी प्रकार से विकृति ना हो और ब्रेल वर्तनी उसकी सही प्रकार से होनी चाहिए, यानी कि उसी प्रकार से होनी चाहिए जैसे कि दृष्टिबान लिपि में होती है। जैसे हम लोग देख करके उसको जानते हैं वैसे वो लोग उस चीज़ को छू करके जाने। ऐसा ना हो कि जो बच्चे देख नहीं सकते हैं उनके लिए दूसरी ब्रेल लिपि हो और जो बच्चे देख सकते हैं उनके लिए दूसरी ब्रेल लिपि हो। तो अगर दोनों अलग अलग होगा तो फिर वहाँ पर शिक्षण प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया होगी वो बहुत ही कह लीजिए जटिल हो जाएगी, फिर उसको हम अच्छे से वहाँ पर निपुण नहीं कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में दृष्टिलिपिबद्ध जो भी पृष्ठ को पूर्णतया स्पर्शीय स्वरूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यानी कि जो भी चीज़ें आप ब्रेल में तैयार कर रहे हैं उसको हमेशा स्पर्श में ही तैयार करिए। आप उसको प्रिंट में या कह लीजिए कि उसको ऐसे तरीके से ना तैयार करिए कि जो केवल देख कर ही जान सकें, उसको छू कर भी वे बच्चे जान सकें, देखने के साथ साथ छू भी सकें। यानी कि जो बच्चे देख सकते हैं उसको देख कर जाने और जो बच्चे देख नहीं सकते हैं उसको छू करके जाने। इसके अनुसार जो भी प्रस्तुत किए गए उनमें विशेषज्ञों की समिति का केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद द्वारा जो गठन 1942 में हुआ था, जिसको 1941 में गठित कर उस बड़ी समिति के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के आधार पर सारूप्य ब्रेल तैयार करने का दायित्व दिया गया। इस समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया और इसके द्वारा तैयार की गई जो सारूप्य ब्रेल संहिता को 1943 में दृष्टिबाधित जितने भी व्यक्ति या बालक थे या जो विद्यालय थे या संस्थाएं थे उनके विचार और टिप्पणी सभी को इन्होंने अपने आप में आने दिया। जो भी उन्होंने मतलब टिप्पणी की या जो भी उन्होंने संदेश दिए या जो भी उन्होंने सुझाव दिया सभी का इन्होंने स्वागत किया। और उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया कि नवीन संहिता पर जो विचार प्राप्त हुए इसके पक्ष में वे सभी रहे, जो अच्छे विचार थे उन सभी को इन्होंने ग्रहण किया और उसी को फिर आगे ले करके 1945 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड परिषद ने इसको स्वीकृति प्राप्त कर दी, यानी कि इसको स्वीकृति दे दी कि आप इस सारूप्य ब्रेल को पढ़ा सकते हैं। इसके पश्चात दूसरी ओर 1945 में ही एक अनौपचारिक समिति का गठन हो गया, जिसके सभापति ले कर्नल सर क्यूथा मैकेंजी थे। इस समिति ने एक अलग ब्रेल कोड का निर्माण किया था जिसे स्टैंडर्ड इंडियन ब्रेल कहा जाता है। इस प्रकार के एक विवाद उत्पन्न हो गया जिसे दूर करने के लिए दिल्ली में अनौपचारिक समिति तथा केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की आयुक्त बैठक जो कि अप्रैल 1946 में आयोजित की गई, जिसमें दोनों प्रकार के ब्रेल संहिताओं पर विचार किया गया। जो पहले सारूप्य ब्रेल तैयार किया गया था उसको और जो इस समय स्टैंडर्ड इंडियन ब्रेल बनाया गया था, इन दोनों को वहाँ पर प्रस्तुत किया गया, जिसका उद्देश्य ये था कि निश्चित तौर पर भारतीय भाषाओं के लिए दोनों समितियों द्वारा प्रतिपादित जो भी वहाँ पर तैयार किया गया था ब्रेल कोड, उसको वहाँ पर प्रस्तुत किया जाए और उसमें क्या उपयुक्त है उस चीज़ को वहाँ पर देखा जाए। किंतु विशेषज्ञों द्वारा कोई अंतिम निर्णय वहाँ पर नहीं लिया जा सका, क्योंकि दोनों जो ब्रेल थे वहाँ पर सारूप्य ब्रेल और स्टैंडर्ड इंडियन ब्रेल, ये दोनों अपने अपने में मतलब पूरे थे, दोनों के द्वारा शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाना उचित था। परिणाम स्वरूप ये मुद्दा केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद को 1947 में पुनः प्रेषित कर दिया गया और परिषद ने यूनिफॉर्म इंडियन ब्रेल अर्थात विशेषज्ञों की सरकारी समिति द्वारा तैयार की गई ब्रेल संहिता को वहाँ पर प्रेषित कर दिया। यानी कि जो ये दो ब्रेल बनाए गए थे, स्टैंडर्ड इंडियन ब्रेल और सारूप्य ब्रेल, इन दोनों पर विचार विमर्श करते हुए उसको यूनिफॉर्म यानी कि दोनों को जोड़ दिया गया, दोनों का यूनियन कर दिया गया और दोनों को यूनिफॉर्म इंडियन ब्रेल के तौर पर वहाँ के जो भी समिति या बैठक जो वहाँ पे हुई थी सभी के विचार विमर्श से वहाँ पर प्रस्तुत कर दिया गया।
आगे बात करें, जो सारूप ब्रेल संबंधी विवाद को विराम यहाँ पर नहीं लगा, बल्कि ये ब्रेल देश के अंदर व बाहर जो विशेषज्ञ थे उनके लिए चिंता का एक विषय बना रहा, क्योंकि 1948 में भारत सरकार ने इस प्रश्न का पुनः इस आशय से विचार किया कि एक ऐसी ब्रेल संहिता का भारतीय भाषाओं के निर्माण करना संभव है जिसमें भारतीय भाषाओं और विश्व की प्रमुख भाषाओं के मध्य अधिकतम एकरूपता स्थापित की जा सके। एकरूपता का सिद्धांत, जो कि यूनिफॉर्म इंडियन ब्रेल सरकारी कोड तथा दूसरे महत्वपूर्ण भारतीय ब्रेल संहिताओं में निहित था। इसका आशय ये था कि जो सामान्य अक्षर थे या ध्वनियाँ थीं उनको एक ही प्रकार से ब्रेल चिन्ह का प्रावधान किया जाए, मतलब जो भी वहाँ पर अक्षर थे या ध्वनि थे उनको एक ही ब्रेल कोड में वहाँ पर बताया जाए। ये ना रहे कि उसको बताने के लिए आप 4 प्रकार से ब्रेल कोड बताएं, तो इससे क्या होता है कि कन्फ्यूजन होता है। एकरूपता विश्व की प्रमुख भाषाओं के साथ भी स्थापित करना था। भारत सरकार का उल्लेखनीय विचार ये था कि वहाँ पे सारूप जो ब्रेल संबंधी विवाद था उसको वहाँ से हटाया जाए और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसको लाया जाए, ताकि इसका जो निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ ढंग से इसको समाधान खोज करके इस स्थिति से निकला जाए और जो वहाँ पर यूनिफॉर्म ब्रेल दिया गया है उसको वहाँ पर लागू किया जाए। यानी कि इसके पहले जो सारूप ब्रेल वाले जो निर्माणकर्ता थे ब्रेल कोड के, उसमें काफ़ी निराशाजनक भी स्थिति थी और लोगों में आक्रोश हो गया था, विद्रोह की भावना आ गई थी। तो उन सभी चीज़ों को वहाँ पर शांत करके इस ब्रेल को आगे बढ़ाया जाए। उनके दृष्टिकोण से ये पता लगाया जाए कि वस्तुतः इस समस्या को जो संपूर्ण विश्व की थी, इसको भारत सरकार ने इस समस्या के अध्ययन के लिए यूनेस्को से आग्रह किया कि इसके आशय से ये प्रस्तुत होता है कि जो सकारात्मक दृष्टिकोण है उसी को केवल वहाँ पे अपनाए। और यूनेस्को ने एक ब्रेल परामर्शदाता की नियुक्ति की, जिसको विश्व की ब्रेल स्थिति के जो भी प्रारंभिक सर्वेक्षण का कार्य दिया गया। इस प्रारंभिक सर्वेक्षण के पूर्ण हो जाने पर यूनेस्को महानिदेशक ने एक समिति का गठन किया, जिसकी जो बैठक थी वो 1949 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में सबसे पहले आयोजित की गई। और आप लोग जानते भी हैं, फ्रांस की राजधानी पेरिस से दूर लगभग 40 किलोमीटर कुप्रे नामक गांव में लुइस ब्रेल जी का जन्म भी वहीं पर हुआ था। इस बैठक में डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, जो भारत की सरकारी समिति के सदस्य थे, इन्होंने भाग लिया और इस समिति में अपनी बैठक में इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि समस्त विश्व के लिए एक ब्रेल लिपि का विकास यहाँ पर एक व्यवहारिक रूप में भी लिया जाए। और इस समिति ने व्यापक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और जिसको अपनाते हुए प्रस्तावित जो विश्व लिपि का निर्माण किया जाना था, इस समिति ने ये भी वहाँ पर प्रस्तुत किया कि इन सिद्धांतों पर और अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों द्वारा विचार विमर्श अभी किया जाए आगे। पेरिस ने यूनेस्को द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल सम्मेलन मार्च 1950 में आयोजित किया, जिसमें जो इंग्लैंड थे या संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इंडिया, मलाया, चीन तथा जापान के जितने भी प्रतिनिधि थे उन सभी लोगों ने यहाँ पर भाग लिया। और इस सम्मेलन के दौरान गहन विचार विमर्श किया गया था और प्रतिनिधियों द्वारा ये भी माना गया था कि विश्व के लिए एक ब्रेल स्क्रिप्ट का विकास वहाँ पर होना चाहिए जो कि व्यवहारिक रूप से हो। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि ऐसे सम्मेलन में कुछ सदस्यों की राय यह थी कि विश्व ब्रेल की एकरूपता प्राप्त करने में सबसे बड़ी कठिनाई होगी कि कुछ देशों को ब्रेल चिन्हों के मूल क्रम का परित्याग यहाँ पर करना पड़ेगा। जैसे कि कुछ देश में जो अलग अलग प्रकार के चिन्ह वहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं या कह लीजिए वहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है, तो उन चिन्हों को यहाँ पर ब्रेल में छोड़ना पड़ेगा। इन सदस्यों की आशंका थी कि ब्रेल चिन्हों के मूल क्रम के परित्याग से ब्रेल शिक्षण में कठिनाई भी होगी, क्योंकि जब हम उन चिन्हों को छोड़ देंगे तो फिर आगे जब हम शिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे तो हमें वहाँ पे कठिनाई होगी। दूसरी तरफ सम्मेलन के विशेषज्ञों का मत था कि जो आधुनिक ब्रेल शिक्षण पद्धति है, इसको सारूप्य ब्रेल क्रम का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। नवीन प्रणाली के समर्थकों का ये भी कहना था कि अनुभव से ज्ञात होता है कि जो भी बच्चों को ब्रेल सिखाते समय चिन्हों को सरलता से वहाँ पर बताया जा सके या उसको ध्यान रखा जा सके, उन्हीं की पहचान किया जाए वहाँ पर, कि ब्रेल सिखाते समय जो निर्धारित मूल क्रम
वहाँ पर अपनाते हैं, ऐसे पारंपरिक विधि को ही वहाँ पर लाया जाए, यानी कि जो हम बच्चों को समझा सकें, उनको बता सकें और उसी में शिक्षण प्रशिक्षण करा सकें, उन्हीं चिन्हों को केवल हम ब्रेल कोड में उनको बताएं। विचार सम्मेलन द्वारा स्वीकृति कर लिया गया कि तय किया गया जहाँ तक संभव हो ब्रेल द्वारा उसको निर्मित किया जाए और चिन्हों को उसमें शामिल किया जाए, उसका परित्याग नहीं किया जाए। सम्मेलन में यह भी वहाँ पे प्रस्तुत किया गया कि जो प्रस्तावित ब्रेल लिपि का नाम विश्व ब्रेल यानी कि वर्ल्ड ब्रेल नाम दे दिया जाए। सम्मेलन में वर्ल्ड ब्रेल की एक व्यापक परिभाषा भी दी गई, जिसका थोड़ा सा अंश यहाँ पे है। जहाँ तक संभव हो प्रत्येक ब्रेल चिन्ह एक ही या लगभग एक ही प्रकार की ध्वनि के लिए प्रयोग किए जाएं, जिसका प्रावधान मूल ब्रेल में किया गया है। यानी कि जो भी ब्रेल चिन्हों का यहाँ पर प्रयोग करें वो चिन्ह पहले से मौजूद हों, जो हमारे 63 प्रतिरूपों पर आधारित था, या फिर जिसको हम अच्छे से वहाँ पर पढ़ सकें, जिसकी ध्वनि समझ सकें, उसी को केवल यहाँ पर लिया जाए। आगे है कि भावचित्र लिपियों की कठिनाइयों को देखते हुए ब्रेल चिन्ह जो भी दृष्टिगत हो रहे हों उन सभी अक्षरों को यहाँ पे निर्धारित किया जाए, उनके ध्वनि को समझा जाए और जो दृष्टिगत अक्षर हों उन सभी चिन्हों को वहाँ पर समान रूप दिया जाए। वर्ल्ड ब्रेल इस प्रकार अपेक्षा करती है कि जो भी उससे संबंध रखने वाली भाषा हो वो दृष्टिगत लिपि द्वारा भी उसमें प्रस्तुत किए जाएं और स्पर्शीय तौर पर भी उसमें प्रस्तुत किए जाएं, यानी कि दोनों तरीके से वहाँ पर वो चीज़ें रखी जाएं जो एक दृष्टिहीन और दृष्टिबाधित दोनों वो जान सकें। विश्व ब्रेल के अनुसार एक भाषा तथा दूसरी भाषाएं जो स्वाभाषिक रूप से एक समूह की हों और पारंपरिक निकटतम एक रूपता स्थापित किए जाएं, इसके लिए एक समान लिपि का उसमें प्रयोग किया जाए। इन सभी परिभाषाओं से हमें ये ज्ञात होता है कि विश्व के लिए एक ब्रेल लिपि होगी, जहाँ तक विश्व की उन भाषाओं में समानता तथा मिलते जुलते उसमें संबंध आपको दिखाई देंगे, किंतु प्रत्येक प्रमुख जो भाषाई क्षेत्र में एक पृथक कोड होगा जो उस क्षेत्र विशेष की भाषाई आवश्यकता के अनुकूल हो, यानी कि जहाँ भी इसकी शिक्षा दीक्षा दी जाए उसी के भाषा के अनुरूप ये हो। इसके सम्मेलन के द्वारा ये भी प्रस्तुत किया गया कि 3 क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाएं, जो क्रमशः अरबी लिपि, भावचित्रित तथा स्पेनिश लिपि प्रयोग की करने वाले उद्देश्यों के लिए भी इसमें शामिल होंगे। इस प्रकार से जो सम्मेलन क्षेत्रीय ब्रेल एक रूपता प्राप्त करने के लिए आयोजित किए जाने थे, यानी कि जो भी क्षेत्र वाइज वहाँ पर ब्रेल का प्रयोग किया जाता था वो सभी इसमें शामिल किए जा रहे थे कि ताकि एक रूप हो इसमें। आगे बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पारित प्रस्तावों के आधार पर भारत की जो ब्रेल विशेष समिति की सलाह पर उन समस्त संस्तुतियों को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया और भारतीय भाषाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में ब्रेल कोड बनाने की दिशा में कार्य प्रारंभ किया। संस्तुतियों का मतलब ये होता है कि जो भी उन्होंने संदर्भ वहाँ पर दिया या जो चीज़ें उन्होंने निर्माण की थी उस चीज़ को उन्होंने प्रस्तुत किया। नवीन कोड को भारतीय ब्रेल से यहाँ पर नवाजा गया, यानी कि जो भी वहाँ पर नए कोड बनकर आए उनको भारतीय ब्रेल लिपि के नाम से जाना गया। ये नवीन कोड केंद्रीय शिक्षा सलाहकार जो समिति थी उसकी 18वीं बैठक के दौरान यानी कि 1951 में प्रस्तुत किया गया था। परिषद ने सिद्धांत रूप में इस नवीन कोड को स्वीकृति प्रदान कर दी और इसको प्रस्तुत किया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, और वहाँ पर पारित जो भी प्रस्ताव के अनुसार मध्य पूर्व के देशों में भी इसको आयोजित किया और सम्मेलनों के माध्यम से इसको अन्य जगहों पर वहाँ पर जहाँ कहीं जो निर्माणकर्ता थे या उन्होंने जो भी संशोधन किया उसको स्वीकारते हुए इन्होंने पूरा उसको विश्व स्तर पर ला दिया। ये सम्मेलन 1951 में बेरूत में आयोजित किया गया, जिसके दौरान भारतीय तथा सिंगली ब्रेल में इसको सहमति मिल गई। फिर साथ ही भारतीय ब्रेल तथा मलाय ब्रेल व इसको एक रूपता के रूप में वहाँ पर स्थापित किया गया। अत्यधिक वर्णीय अंतर के कारण भारतीय ब्रेल तथा अरबिक लिपि का प्रयोग करने वाले देशों की लिपि में इस प्रकार की समानता प्राप्त की जा सकती थी।
और इस प्रकार से भारत सरकार ने बेरूत सम्मेलन की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और भारतीय ब्रेल को मामूली संशोधन किए जाने से इस प्रकार की भारतीय ब्रेल को 1951 में लागू कर दिया और आदेश भी इसके संबंध में पारित कर दिया, यानी कि इसको भारतीय ब्रेल लिपि के रूप में स्वीकार कर लिया गया। और कब किया गया? ये 1951 में किया गया। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ब्रेल अधिगम। ब्रेल अधिगम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ये 6 बिंदुओं पर आधारित है। इसको कैसे हम पढ़ेंगे, कैसे हम लिखेंगे, इसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। कुछ आपको उपकरण दिखाए जाएंगे इसमें कि ये उपकरण कैसे प्रयोग किए जाते हैं और कैसे इस पर लिखा जाता है, इसको पकड़ा कैसे जाता है और इस पर किस प्रकार से कागज़ लगाया जाता है। इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर जानेंगे। तो ऐसे बहुत सारे इसमें उपकरण दिए गए हैं, तो इन सभी उपकरणों को हम जानेंगे और इन उपकरणों का प्रयोग क्या है, इसमें कैसे कैसे हमें फीडिंग करना है, कैसे हमें लिखना है, इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर जानेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट करिएगा और जो भी कमियां होंगी उसको भी कमेंट करिएगा, जो समझ में नहीं आया होगा वो भी कमेंट करिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और इसके पहले आप लोगों को लुईस ब्रेल का जीवन परिचय पढ़ाया गया है, जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो शुरू करते ही आपको बताया है, फर्स्ट वर्ड में ही। तो आप उसको भी वहाँ पर जाकर वॉच कर सकते हैं। उस वीडियो में आप जान सकते हैं कि लुईस ब्रेल जी कौन थे और उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी, कैसे उन्होंने 6 बिंदुओं पर आधारित ब्रेल लिपि का विकास किया, 63 प्रतिरूपों का चिन्ह उन्होंने दिया। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम वहाँ पर जान सकते हैं। तो आप लोग उस वीडियो में फुल डिटेल जाकर पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ ब्रेल लिपि का विकास कैसे हुआ, तो ये चीज़ें आप यहाँ से इस वीडियो से जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए।